चलिए वीडियो की शुरुआत करूंगा एक छोटी सी बात के साथ। देखिए 3-4 साल मेहनत करना और उसके बाद में भी नौकरी ना पाना क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है या एग्जाम्स रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड विद दिस गवर्नमेंट। मेरा खुद का भी छोटा भाई है, वो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और बहुत किनारे पे आकर के रुका हुआ है, 1 नंबर से आधे नंबर से। तो मैं जानता हूँ इस फ्रस्ट्रेशन को, पर मेरा ये मानना है अभी जो कैंपेन आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर चलाया ट्विटर पे, अभी उस कैंपेन से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएंगे, है ना। आपको क्या करना है, अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, अच्छा कर देना है ना, क्योंकि ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा और आई वोंट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, होप भी करता हूँ, प्रे भी करता हूँ ये कैंपेन रहेगा सक्सेसफुल। आपको कई जो है ना बदलाव देखने को मिलेंगे सरकार की तरफ से। अब आपको क्या करना है, अपने रास्ते पे हो जाना है सवार, जिस रास्ते आप बढ़ रहे थे, क्योंकि अब आपको मौके मिलने वाले हैं, है ना। अभी ये टनल जो है ना, टनल इस पूरी गुफा का एंड आने वाला है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अपनी रोशनी की जो चाहत है अपने अंदर उसको बनाए रखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। बस इसी के साथ अपनी वीडियो को आज की शुरू करूंगा, है ना, इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ और इस छोटी सी सीख के साथ। चलिए आज का अपना सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल है क्वांटम नॉट अ सोलेस, है ना, क्वांटम नॉट अ सोलेस। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। प्रशांत भूषण को फाइनली सजा मिल गई है, 1 रुपए की, है ना, 1 रुपए की, उसके ऊपर बेस्ड है। फिर से ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सबको एक साथ रखा है मैंने। फोकस पूरा बना के रखना, पूरी वीडियो को एक सीटिंग में देखना। आप खुद जब उठोगे ना वीडियो देख के, आप बोलोगे यार मैंने आज दिन भर की इंग्लिश आज जो है अपनी पूरी कर ली सेशन के दौरान। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे क्वांटम नॉट अ सोलिस, दोनों बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं। क्वांटम का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, अमाउंट किसी चीज की। सोलिस का मतलब होता है कंफर्ट, है ना, किसी को आप हिम्मत पहुंचाते हो ना, कंसोलेशन करते हो, थोड़ा सा उसको सांत्वना देते हो, उसको कहते हैं सोलिस, है ना, कंफर्ट। कह रहे जो क्वांटम है ना, जो 1 रुपए की अमाउंट है वो कोई सोलिस नहीं है, उसको आप बिल्कुल भी कंसोलेशन ना माने। मतलब 1 रुपया भी अगर कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन लगाया है तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बिना बात की एक सजा दी है। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहा है क्वांटम को बिल्कुल भी सोलिस ना माने, इससे कोई भी राहत प्रशांत भूषण को नहीं मिली है। वर्ड्स देख लेना दोनों। आगे कह रहा है ऑन प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस। कह रहे पूरा मामला हुआ है प्रशांत भूषण साहब के कंटेम्प्ट के केस पे। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, कोड की बात को नजरअंदाज करना। तो कंटेम्प्ट मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, डिफाइन करना, है ना। तो कह रहा है प्रशांत भूषण ने जो कोड की बेइज्जती की है ना, उस केस के ऊपर है पूरा का पूरा मामला। देखिए एडिटोरियल हम 3 दिन पहले कर चुके हैं, प्रशांत भूषण वाला मामला क्या है, अब उस मामले का लास्ट आ गया है ना, क्लाइमेक्स। आज का एडिटोरियल है उस मूवी का पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अपने टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टैचर एक्सपोजेस इनटॉलरेंट साइट। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी है, सेंटेंस मतलब किसी को सजा देना। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो सजा है भूषण के ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर, वो डिमिनिश करती है, कम करती है, धूमिल करती है, कर्टेल करती है, कमजोर बनाती है सुप्रीम कोर्ट के स्टैचर को, सुप्रीम कोर्ट के कद को, है ना। स्टैचर मतलब कद। और क्या करता है सेंटेंस, एक्सपोज करता है, भंडाफोड़ करता है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसी साइड का, एक ऐसे पहलू का जो है बड़ा ही इनटॉलरेंट, जो है बड़ा ही असहिष्णु, टॉलरेंस करने को, टॉलरेट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। समझ गए सेंटेंस को। तो ये सेंटेंस है सुप्रीम कोर्ट की सजा है भूषण पे, जो 2 चीजें करती है। एक तो इस सुप्रीम कोर्ट के कद को ही कम कर देती है ना, बौना बनाती है। दूसरा सबके सामने भंडाफोड़ करती है, खुलासा करती है सुप्रीम कोर्ट की इनटॉलरेंट साइड का। आई थिंक सेंटेंस सब समझ गए हो। वर्ड्स देख लेते हैं अपने। डिमिनिश करना, किसी चीज को कमजोर बनाना, है ना। अब कमजोर बनाना, कम करने के लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। डिक्रीज है, कर्टेल है, वीकन है, अंडरमाइन है। सबका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। स्ट्रेचर का मतलब होता है आपका कद, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब क्या होता है, आपका कितना प्रभाव है, कितनी इज्जत है आपकी बाजार में, है ना, दैट इज योर स्टैचर। तो स्टैचर का मतलब क्या है, आपका इंपॉर्टेंस, आपका कद, आपकी एमिनेंस। एक्सपोज करना मतलब भंडाफोड़ करना, खुलासा करना। अब देखो भंडाफोड़, खुलासे के बहुत सारे अपने पास सिनोनिम्स हैं, जैसे रिवील, अनकवर,
अनअर्थ, अनवेल, है ना। अनवेल मतलब पर्दा हटाना, अनअर्थ मतलब मिट्टी उठाना, अनकवर मतलब कवर उठाना, रिवील मतलब खुलासा करना, एक्सपोज करना मतलब खुलासा करना। तो ब्रिंग टू लाइट नाम का एक फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। इंटॉलरेंस आप जानते हैं, असहिष्णुता आपकी टॉलरेट ना करने की क्वालिटी होती है आपकी इंटॉलरेंस। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूं, पता लगे आपको क्या पढ़ रहे हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, है ना। प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। वो ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पढ़ लिया, पढ़ करके उसको बुला लिया कोर्ट में, बोला तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की तुमने डिसरिगार्ड किया है, तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगे। इस भूषण ने बोला, प्रशांत भूषण ने, किस बात का केस, मैंने जो बोला वो तो सच था। तो इन दोनों में होगी लड़ाई। अब कोर्ट ने बोला तुझे सजा देंगे, तूने बोला तो बोला कैसे हमारे बारे में। इसने बोला मेरी बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैंने उसको सही तरह से यूज किया है, मैंने किसी भी कोर्ट की डिसरिगार्ड नहीं किया। केस चला, लास्ट में कोर्ट फंस गई अपने ही जाल में। भूषण ने माफी मांगने से मना कर दिया। कोर्ट ने बोला चलो मत मांगो माफी, तुम 1 रुपए का फाइन भर दो और घर चले जाओ, और अगर ये नहीं भरा ना तो फिर 3 महीने की सजा है। तो भूषण ने 1 रुपए का फाइन भर दिया और कोर्ट का केस हो गया खत्म। अब अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है कोर्ट अपने ही जाल में फंस गई, है ना। माफी तो मंगवा नहीं पाई, फिर 1 रुपए का सिंबॉलिक माफी मंगवाई है उससे, क्योंकि वो मांगने को तैयार ही नहीं था भूषण, है ना। तो कोर्ट ने अपनी जान बचाई इस केस के अंदर भूषण के सामने घुटने टेक के। दूसरी चीज क्या कह रही है, कोर्ट ने खुद ये पंगे लिए हैं, इसको जरूरत ही क्या थी उसको कोर्ट में बुलाने की, है ना, उसके ऊपर केस चलाने की। तीसरी बात क्या करी है, ये 1 रुपए का भी लगा करके ना इसने अपना ढीठ पुना दिखाया है हमारी जुडिशरी ने, कि हम जो है अपनी डार्क साइड, इनटॉलरेंट साइड से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। हमें जो है अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ना लोगों का, राइट टू जो एक्सप्रेशन है, उसको भी कर्टेल करना पड़ जाए तो पड़ जाए, पर हम अपनी गरिमा को ऐसे ही बनाएंगे। तो ये 3 चीजें कह रहा है। बहुत डिसअपॉइंटेड है इस पूरे मैटर से, कोर्ट की बहुत किरकिरी कर रहा है। ये अपने आज की समरी, आई थिंक समझ गए होंगे, देसी भाषा में बता दिया मैंने, है ना। आप कोशिश करेंगे इस समरी को लिखने की कोशिश करें, समरी को इंग्लिश में एक स्टोरी की तरह कमेंट सेक्शन में डालें। आज की टोन है डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश टोन है हमारे एडिटोरियल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। सुबह 7 बजे आपको न्यूज़ मिल जाती है कौन सा एडिटोरियल हम दोपहर को 1 बजे करेंगे। अब अपना फिक्स है टाइम दोपहर को 1 बजे का, मोस्ट प्रोबेबली अपने 1 बजे ही करा करेंगे हर रोज अपने वीडियो को लाइव। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो बढ़ते हैं। कह रहा द पेनल्टी मे बी माइल्ड बट इट्स इम्पोर्ट इज क्वाइट ग्रेव। कह रहा जो पेनल्टी लगी है ना, जो फाइन लगा है, हो सकता है वो बहुत माइल्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड ना हो, है ना। माइल्ड का मतलब क्या होता है, धीमा, मंदा। कह रहा हो सकता है बहुत ढीली और ठंडी पेनल्टी हो ये, लेकिन इसका जो इम्पोर्ट है, इसका जो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ग्रेव है, वो बहुत ही सीरियस है। तो कह रहा है 1 रुपए का फाइन कोई फाइन नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस आएगा ना इस फाइन का, इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, वो अपने आप में बड़ा गंभीर है भारत के भविष्य के लिए। अब देखो इसके अंदर देखने वाली चीजें, वर्ड्स, इंपोर्ट आपने आज तक सुना था आयात को बोलते हैं, है ना। आपने चाइना से कुछ मंगा लिया, इंपोर्ट कर लिया, पर एक इंपोर्ट का हिडन मीनिंग भी होता है, उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, है ना, सिग्निफिकेंस, मीनिंग, किसी चीज का अर्थ, मतलब। देखो ये वर्ड्स मैं आपको खबरी पे पोस्टमार्टम सीरीज में करवाता हूं, आपको हर वर्ड के उन अनछुए पहलुओं से मिलवाता हूं जो आपने सुने नहीं होते। तो जाएं खबरी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, कमेंट सेक्शन में भी रखा है, वहां से आप YD और इंग्लिश ट्यूटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वोकैबुलरी वहीं करवा रहा हूं सारी, है ना। चलो, ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, सीरियस। अब ग्रेव का एक और मतलब भी होता है, टूम्ब। टूम्ब का मतलब कब्र। तो ग्रेव एक कब्र भी होती है, ग्रेव एक एडजेक्टिव फॉर्म में सीरियस भी होता है। तब आपको अपने विवेक से यूज करना है किस चीज को आप कैसे यूज करने वाले हो, कौन से मीनिंग को। तो यहाँ पे कब्र की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे सीरियसनेस की बात हो रही है। कह रहा है इन imposing a nominal fine of 1 rupee on advocate Prashant Bhushan for criminal contempt of court, and in the event of default asking him to serve a 3-month simple prison term and be debarred for 3 years from legal practice, the Supreme Court has bared its dark intolerant side। सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इन अंदर किसके, इंपोज करने के, लगाने के, जबरदस्ती, किसको, एक नाम भर के फाइन को, नॉमिनल फाइन को, है ना। और कितने का, 1 रुपए का। अच्छा किसके ऊपर, एडवोकेट प्रशांत भूषण के ऊपर। अच्छा किस लिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए, क्रिमिनल तौर पे अवमानना के लिए, डिसरिगार्ड के लिए, हमारे न्यायालय की कोर्ट की। कह रहा है इस काम के, इस इंपोजिशन के अंदर। और कह रहा है
उस इवेंट में, उस घटना में जो है एक डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आपको 1 रुपए का फाइन भरने को बोला, आपने नहीं भरा, तो कह रहा है इस इवेंट में, इस किस्से के अंदर आस्क करते हुए उसको सर्व करने को एक 3 महीने की सिंपल प्रेजेंट टर्म को, इस किस्से के अंदर उसको कह दिया कि 3 महीने की सिंपल प्रेजेंट टर्म आप करेंगे, और क्या हो जाएंगे आप डिबार्ड हो जाएंगे, आप पे बैन लग जाएगा 3 साल का लीगल प्रैक्टिस से। अब आप कोई एडवोकेट नहीं हो, 3 साल घर बैठ जाना। कह रहा है ऐसा करने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसने बेयर कर दिया, इसने एक्सपोज कर दिया, इसने अनकवर कर दिया, सबके सामने दिखा दिया इसकी डार्क, इसकी काली और इनटॉलरेंट साइड को। समझ गए ना, काली और असहिष्णु साइड और एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। देखो सेंटेंस लंबा था, पर मैं आपको हमेशा यही समझाता हूं, जनरली लंबे सेंटेंस पढ़ने में इजी होते हैं क्योंकि उनमें फैला फैला के वर्ड्स को लिखा होता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो लंबा सेंटेंस होने के बावजूद आपको मैं इसका सब्जेक्ट वो बताऊंगा तो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, हैज बार्ड इसकी वर्ब है, और आस्किंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने बार किया और इस काम को करते हुए, है ना, मैं खाना खा रहा था मम्मी से बात करते हुए, आई वॉज हैविंग माई डिनर टॉकिंग टू माई मॉम। तो बस ये वही वाला है, यहाँ पे वर्ब के एनजी फॉर्म वही काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। 3 मंथ यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए बीच में हाइफन है, मंथ के आगे एस नहीं है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। डिबार करना, किसी को मना करना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, किसी काम को रोकने के लिए बैन लगा देना। चलो, कह दैट दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स that contained criticism of the current CJI and some of his predecessors, diminishes the court's stature and much more than the upstanding law's tweets that contained insinuation and opinions that the judiciary found unpalatable। ये थोड़ा अच्छा सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस दैट से शुरू हो और उसके बाद में कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन आ रहा हो तो दैट का मतलब होता है ये बात की। समझ गए, इसके बाद एक प्रोनाउन आ रहा है दिस, तो ऐसे समझे ये बात की। अच्छा कौन सी बात भाई, कह रहे दिस वॉज, ये था, रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, उन ट्वीट्स के जो कि कंटेन करती थी बहुत ही क्रिटिसिज्म को, आलोचना को करंट सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और उसके सम ऑफ हिज, उसके कई प्रेडिसेसर्स की, उससे पहले आने वाले कई उसके पूर्वजों की। कह रहा ये बात की कि ये वाली जो है ना, ये पूरा का पूरा हुआ रिस्पांस में, प्रतिक्रिया में उन ट्वीट्स की जो कि सीजीआई और उसके प्रेडिसेसर्स के लिए कुछ गलत बोलते थी। कह रहे ये बात क्या डिमिनिश करती है, ये कमजोर बनाती है कोर्ट के कद को, स्टैचर को, मच मोर, और कहीं ज्यादा। अच्छा किससे ज्यादा भाई, देन लगा के बताएगा। कह रहे ज्यादा अपस्टैंडिंग लॉयर के, इस बहुत ही एस्टीम्ड, इस बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर के ट्वीट से, है ना। कह रहा अच्छा कौन सी ट्वीट, जो कंटेन करती थी उन इशारों को, हिडन इशारों को, इंसिनुएशन को, और उन ओपिनियंस को, ओपिनियंस क्या, कि जुडिशरी जिनको फाउंड करती है अनपैलेटेबल, जो जुडिशरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी रास नहीं आई। एक बार रिपीट कर देता हूं, सेंटेंस लंबा है पर परेशान मत होना। ये बात की, अच्छा बात ये क्या कि ये जो काम हुआ रिस्पांस में हुआ इस ट्वीट्स के, जिनमें कंटेन करती थी ट्वीट्स बहुत ही क्रिटिसिज्म हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और उसके कई प्रेडेसेसर्स का, उससे आने वाले पहले कई लोगों का। कह रहे ये बात जो है ना डिमिनिश करती है कोर्ट के स्टैचर को, कोर्ट के जो है कद को कहीं ज्यादा, मच मोर। अच्छा किससे कहीं ज्यादा, कह रहे बजाय या मुकाबले इस अपस्टैंडिंग लॉयर के, इस बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर के उस ट्वीट्स के, है ना। अच्छा ट्वीट्स कौन सी, वो ट्वीट्स जो कंटेन करती हैं उन हिडन इशारों को और ओपिनियंस को। अच्छा कौन से इशारे, जिनको ये जुडिशरी फाउंड करके आई, पाया इन्होंने बहुत ही अनप्लेटेबल, ना रास आने वाला। समझ गए सेंटेंस को। अब इसको आप जैसे राजस्थान पत्रिका पढ़ते हो ना, वैसे मैंने आपको हिंदी में बताया, राजस्थान पत्रिका में ऐसे लिखा होता है ना, अपने इंग्लिश को हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें वर्ड्स देखना, देखने वाले सब्जेक्ट वर्ब के पहले पेयर बता देता हूं। दैट की वर्ब है डिमिनिशेस, दिस की वर्ब है वॉज, इस दैट की वर्ब है कंटेन्ड, इस जुडिशरी की वर्ब है फाउंड, है ना। अब इसमें जो दूसरे वर्ड देखना, कंटेन वर्ड है ना, इसके तीन वर्ड्स आपके पास, कंटेन, कंप्राइज एंड कंसिस्ट। कंटेन, कंप्राइज एंड कंसिस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो इन तीनों में क्या फर्क है? तीनों का मतलब एक जैसा ये है ना, किन्हीं चीजों से मिल करके किसी चीज का बना होना, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर किसी चीज का बना होना। क्या मुझे तीनों में फर्क बता सकते हो?
चलो मैं बताता हूं, कंटेन के बाद में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। देखना ये बहुत अच्छा वाला ये जो आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। कंप्राइज के बाद में नो प्रेपोजिशन, नो लिख दो ना आगे, नो प्रेपोजिशन है ना। कंटेन के बाद में भी नो प्रेपोजिशन। अच्छा, कंसिस्ट के बाद में प्रेपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है ना। कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑफ। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आपको उसको जैसे मर्जी यूज करना हो, तीनों को यूज कर सकते हो। दिस बुक कंटेन्स 100 चैप्टर्स। इस किताब में 100 अध्याय हैं, ठीक है ना। अब देखो कंटेन्स आया ना, कंटेन्स, आपने जैसे ही कंटेन्स देखा, इसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी जो है प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे, और मैंने लगाई भी नहीं, सीधे सीधे लिख दिया 100 चैप्टर्स। लेकिन कंटेन्स की जगह मैं जब कंसिस्ट लिखूंगा तो मुझे इसके बाद में ऑफ लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं आपको? कंसिस्ट ऑफ करके ही हमारा जो है सेंटेंस बनता है। पर लेकिन जब मैं कंप्राइज लिखूंगा मुझे फिर से ऑफ नहीं लगाना होगा। अब ध्यान से सुनना, अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आपने इतना तो समझ लिया है ना, कंसिस्ट के बाद में लगता है, कंप्राइज के बाद में नहीं लगता। पर कभी कभी आप कंप्राइज के बाद में ऑफ लगा हुआ देखोगे, यहीं से आपकी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे सर ने बताया था नहीं आता यार, ये कैसा ऑफ है। अब ध्यान देना, ये ऑफ जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें कंप्राइज जो है ना, वो कंप्राइज्ड लिखा होगा, है ना, और वो एक एडजेक्टिव होगा। अब देखो वो सेंटेंस कैसे बनता है, ध्यान से देखना। दिस बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 100 चैप्टर्स, ऐसा सेंटेंस होगा वो, है ना। इसके अंदर कंप्राइज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, मेन वर्ब होगी आपकी इज, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको कंप्राइज्ड, उससे पहले इज आ रहा होगा, आर आ रहा होगा, एम आ रहा होगा, एम तो खैर क्या आएगा, वॉज आ रहा होगा, वर आ रहा होगा, हैज बीन आ रहा होगा, है ना। ऐसे आपको एक लिंक वर्ब मिलेगी इससे पहले। अगर आपको लिंक वर्ब मिल जाए तो आप समझ लेना यहाँ पे कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव है तो अब इसके आगे ऑफ आएगा, जरूर ही आएगा। तो इस तरह से कंटेन, कंप्राइज और कंसिस्ट में आप थोड़ा सा फर्क करें, इनके आगे प्रेपोजिशन कैसे कब कैसे लगानी होती है। इसको कहीं लिख लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको 3-4 जगह पे मिलेगा, है ना, छितरा हुआ मिलेगा। एक साथ मैं आपको एक ही जगह पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड और कौन सा आया भाई देखने वाला? प्रेडिसेसर मतलब आपका पूर्वज, आपका एंसेस्टर। सीजीआई का एंसेस्टर हो गया, उससे पहले आने वाले सीजीआई। अब स्टैंडिंग मतलब जो अप मतलब सीधा, और स्टैंडिंग मतलब खड़ा। अब स्टैंडिंग हर वो आदमी, हर वो चीज है जो बड़ी ऑनरेबल है, एस्टीम्ड है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। इसने लॉयर के लिए, प्रशांत भूषण के लिए इस वर्ड को यूज किया है। इंसिनुएशन मतलब हिडन रिमार्क, इनडायरेक्ट रिमार्क, किसी पे कटाक्ष करते हो ना, उसको कहते हैं इंसिनुएशन। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास इन्यूएंडो, है ना, इन्यूएंडो। चलो आगे बढ़ते हैं। अनपैलेटेबल मतलब हर वो चीज जो आपको भूख आपकी मार दे, आपको देख के उसको बिल्कुल मजा ना आए, ना खाने का मन करे, ना कोई टेस्ट आए, है ना, जो आपको रास ना आए, वो होता है अनपैलेटेबल। आगे करें, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन सेंटेंसिंग इट अपीयर्ड दैट द बेंच हैड पेंटेड इटसेल्फ इन अ कॉर्नर and was looking for a way out by seeking an apology so that a quietus could be given to the whole issue। कह रहा के दौरान, ड्यूरिंग, अच्छा किसके? हेयरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान। अच्छा किस पे? सजा पे, सेंटेंसिंग पे। सेंटेंसिंग मतलब सेंटेंस देने का काम, सजा देने का काम। तो कह रहा है सजा की सुनवाई के दौरान हुआ क्या? इट अपीयर्ड, ऐसा हमें दिखाई दिया, इट अपीयर्ड। और कैसा अब दिखाई दिया भाई? दैट वो ये कि बेंच ने पेंट कर लिया है अपने आप को एक कॉर्नर में। बेंच ने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया था, है ना। अब ये बताऊंगा मैं पेंट योरसेल्फ इन अ कॉर्नर क्या होता है, तो समझ लो बेंच ने अपने आप को एक मुसीबत में डाल लिया है। और यही बेंच लुक फॉर कर रही थी, ढूंढ रही थी एक वे आउट को, निकलने के रास्ते को। और कैसे? सीख करके, मांग करके, एक सॉरी को, अपॉलजी को, माफी को। अच्छा क्यों? कह रहा सो दैट, ताकि एक क्वाइटस, एक पूर्ण विराम, एक पूरी तरह से खत्म जो है ना, एंड कुड बी गिवन, दिया जा सके इस पूरे इश्यू को। तो कह रहा हियरिंग के दौरान कोर्ट ऐसे लगी जैसे एक कोने के अंदर उसने अपने आप को डाल लिया है, पेंट कर लिया अपने आप को एक कॉर्नर में, एक मुश्किल जो ना सिचुएशन में फंसा लिया है उसने अपने आप को, और कोशिश कर रही है कि रास्ता बाहर जाने का निकले इससे। और कैसे कर रही थी कि बार बार बोल रही थी प्रशांत भूषण को एक अपॉलजी दो, हमसे माफी मांग लो, और ताकि इस पूरे इश्यू को वो क्वाइटस दे दे, चुपचाप एक चैन की इसको मौत को सुला दे, है ना। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। पहले सब्जेक्ट वर्ब के पेयर देखें। इट की वर्ब है अपीयर्ड, बेंच की वर्ब है पेंटेड, क्वाइटस की वर्ब है कुड बी गिवन, है ना। अब पहला अपना वर्ड आया, इनफैक्ट एक फ्रेज है, पेंट योर सेल्फ, पेंट माई सेल्फ, पेंट वन सेल्फ इनटू अ कॉर्नर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को एक मुश्किल कंडीशन में डाल लेना। पेंट
वन सेल्फ, कोई भी डाल सकता है। अगर आपने डाला तो आप योर सेल्फ लिख देंगे, है ना, मैंने डाला तो मैं माई सेल्फ लिख दूंगा। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, टू क्रिएट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए खराब सिचुएशन को क्रिएट कर लेना। जैसे अभी चल रहा है ये सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो मैं बोल सकता हूँ द गवर्नमेंट हैज पेंटेड सेल्फ इन अ कॉर्नर बाय डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सरकार ने अपने आप को कॉर्नर में डाल दिया है, सरकार ने अपने आप को जो ना मुसीबत में डाल दिया है डिले करके इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अब देखना, इससे अगर आप जोड़ के देखोगे ना, इस फ्रेज को कहीं लिख लो, आपको हमेशा जिंदगी भर ये वाला फ्रेज याद रहेगा, टू पेंट वन सेल्फ इन अ कॉर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेज मेरे को तो जब मैं ऐसी चीजें याद करता हूँ ना, तो मुझे ये भी याद हो जाता है मैंने इनको पहली बार कहाँ पढ़ा था। ये मैंने चेतन भगत की एक नॉवल में पढ़ा था पहली बार, पेंट योर सेल्फ इन अ कॉर्नर, है ना, वहां से मुझे याद भी है, मैंने वहां पे पढ़ा हुआ है इस वाले फ्रेज को। अपॉलजी का मतलब होता है माफी, सॉरी। क्वाइटस का मतलब होता है एकदम परम शांति, बोलते हैं उसको कहते हैं क्वाइटस। क्वाइट का भी बाप, है ना, क्वाइट का मतलब तो होता है ये शांति, क्वाइटस मतलब परम शांति, इटर्नल रेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाउ एवर मिस्टर भूषण was in no mood to oblige, placing his bona fides and conscience above the need to give a face-saving option to the court to close the case। कह रहे जरूरी कोर्ट मांग रही थी इससे अपॉलजी, लेकिन however हालांकि भूषण साहब थे ना, वो कोई मूड में नहीं थे, ये इनका इतना सा भी मूड नहीं था कि ये कोर्ट पे कोई एहसान करें, ऑब्लाइज करें, है ना। इन्होंने तो मान ही लिया था कि आज तो कोर्ट को मैं फंसा के ही मानूंगा, तो कोर्ट को ऑब्लाइज करने के कोई भी मूड में ये नहीं थे। अब देखो एक कैसे मूड में नहीं थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कर रहा है, प्लेस करते हुए, रखते हुए अपनी बोनाफाइड्स को, अपनी अच्छी भावनाओं को और अपने कॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा, है ना, अपनी अच्छी भावना को और अपनी अंतरात्मा को ऊपर रखते हुए, अबव रखते हुए, उस जरूरत के जो थी देने की एक फेस सेविंग ऑप्शन, एक अपने चेहरे को छुपाने वाला ऑप्शन है, किसको, इस कोर्ट को क्लोज करने के लिए, इस केस को। कोर्ट चाह रही थी भूषण माफी मांगे, घर जाए और हम अपनी इज्जत को जो है ना गिरने से बचा लें, लेकिन भूषण का कहना था ऐसे कैसे, मैं तो माफी मांगूंगा ही नहीं। तो ये क्या इस मूड में था, बिल्कुल भी एहसान ना करने की कोर्ट के ऊपर, और इसने ये काम किया। इस काम को करते हुए, प्लेसिंग करते हुए, अपनी बोनाफाइड्स को, अच्छी भावनाओं को और अपनी अंतरात्मा को उस जरूरत से ऊपर रख दिया जो कि थी कोर्ट को एक ऑप्शन देने की, ताकि कोर्ट इसको केस को क्लोज कर सके। अच्छे सेंटेंस बने हुए, बहुत प्यारे सेंटेंस है ना। चलिए वर्ड्स देखते हैं। ओब्लाइज का मतलब होता है डू अ फेवर, एहसान करना। अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में कभी एप्लीकेशन लिखी हो लीव की, तो आप कैसे लिखते हो लास्ट में, काइंडली प्रोवाइड मी अ 3 डे लीव एंड ओब्लाइज, कृपा करके 3 दिन की छुट्टी दें और मुझ पे एहसान करें, है ना। ओब्लाइज वर्ड को आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। बोनाफाइड वर्ड बता देता हूँ। बोन मतलब अच्छा, फाइड मतलब ट्रस्ट। जब आपका अच्छा ट्रस्ट होता है, अच्छी भावना होती है, अच्छे इंटेंशन होती है, देन इट इज कॉल्ड योर बोनाफाइड्स। कॉन्शियस का मतलब होता है आपका अंतर आत्मा। ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, पोस्टमार्टम सीरीज में मैं लूंगा, है ना। अब देखो 2 वर्ड्स हैं अपने पास एक जैसे, दोनों का जो है ना प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा, कॉन्शियस और कॉन्शियस। दोनों में फर्क क्या है, देखो ध्यान से देखो। एक में आ रहा है SCI तक तो दोनों सेम है, देखना SCI तक तो दोनों सेम है। पहले वाले में क्या आ रहा है ENCE, लास्ट में आ रहा है OUS दूसरे वाले में। पहले वाले को और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें साइंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें भाई, साइंस। मैं इसको अलग कलर दे देता हूं, देखो इसमें क्या लगा हुआ है, साइंस। तो साइंस वाला ना, साइंस इसका मतलब क्या होता है, आपकी मॉरल प्रिंसिपल्स, या हिंदी में बोलो तो आपकी अंतरात्मा। अगर कोई चीज आपके कॉन्शियस आपके आड़े आ रहा है कोई चीज को करने के, तो वो कॉन्शियस आपकी अंतरात्मा है जो आपको उस काम को नहीं करने दे रहा, है ना। दूसरा क्या है, कॉन्शियस ये एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। इसका मतलब होता है अवेयरनेस। अगर आप कॉन्शियस हो तो आप अवेयर हो, अगर आपके पास कॉन्शियसनेस है तो आपके पास अवेयरनेस है ना। तो कॉन्शियस मतलब अवेयर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आपको आजू बाजू की चीजों के बारे में पता है, देन यू आर कॉन्शियस। तो दोनों वर्ड्स हैं, कॉन्शियस बोले जाते हैं, पर देखना इनकी स्पेलिंग और इनके मतलब में आपस में कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ये चीजें आपको पकड़नी होती है, क्योंकि इसको भी आपने अलग से पढ़ा होगा और इसको भी आपने अलग से पढ़ा होगा, पर साथ में लेके पढ़ना है ना आपको, तभी तो आपके काम आएंगे वर्ड्स। चलो कह रहे, हाँ कह रहे, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट डिड नॉट हीड द अटॉर्नी जनरल्स वाइज काउंसिल दैट इट शुड डिस्प्ले मैग्नानिमिटी by not imposing any sentence and by considering the tweets as bona fide expression of criticism
एम्ड एट इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर। कह रहा है ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही दुर्भाग्य वाला बात है। कौन सी बात भाई? कि कोर्ट ने हीड नहीं किया, नहीं सुना इस कोर्ट ने, नहीं अपना कान दिया। किसको? अटॉर्नी जनरल की बहुत ही जो है समझदारी भरी काउंसिल को, है ना, काउंसिल मतलब सलाह को। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कोर्ट ने नहीं सुना अटॉर्नी जनरल की समझदारी भरी काउंसिल को। अच्छा, काउंसिल क्या थी? करेक्ट कि इसको नहीं डिस्प्ले करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए, है ना, इट शुड डिस्प्ले। अच्छा, क्या दिखाना चाहिए? बड़े दिल को, मैग्नानिमिटी को। अच्छा, और कैसे? नहीं इम्पोज करके, ना लगा करके किसी सेंटेंस को, किसी भी सजा को। और कैसे? बाय कंसीडर करके इन ट्वीट्स को। और कैसे ट्वीट करना है, कैसे कंसीडर करना है? बोनाफाइड एक्सप्रेशन की तरह, एक ऐसा अभिव्यक्ति, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अच्छी भावना से किया गया, बोनाफाइड है। और किसका? क्रिटिसिज्म का एक्सप्रेशन है, आलोचना का एक्सप्रेशन है। अच्छा, कौन सा एक्सप्रेशन है ये? एम्ड एट है, इसका एक ही मकसद है, इंप्रूव किया जाए इस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर को, इसके कद को। तो कहता बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस सलाह को नहीं माना। ये वाली पूरी सलाह है। उसने बोला होगा बड़ा दिल रखो, सजा मत दो, इसको आप ऐसे लो जैसे प्रशांत भूषण ने कोर्ट के कद को बढ़ाने के लिए अच्छी भावना से किया हुआ क्रिटिसिज्म जो है ना ट्विटर पे किया है। समझ गए होंगे सेंटेंस? अब देखें इसमें वर्ड्स देखने वाले वैसे कुछ है नहीं। कोर्ट की वर्ब है हीट, है ना, डिड नॉट हीट। हीट का मतलब होता है किसी की बात सुनना, किसी की बात पे जो ना ध्यान देना, है ना, हीट करना। इट की वर्ब है शुड डिस्प्ले। मैग्नानिमिटी वर्ड बहुत बार आया है। मैग्नो मतलब बड़ा, एनिमस मतलब माइंड। अगर आप मैग्नानिमस हैं, मैग्नानिमिटी दिखाते हैं, तो आप बड़े दिल वाले, बड़े दिमाग वाले आदमी है ना, दिल से भी बड़े हैं, दिमाग से भी बड़े हैं। अच्छा, इम्पोज करना, जबरदस्ती लगाना। एम्ड एट, हमेशा आप देखते हो एम्ड एट का मतलब होता है कहाँ पे आपका निशाना है। आगे कह रहे द 82 पेज सेंटेंसिंग वर्डिक्ट मच लाइक द 108 पेज जजमेंट फाइंडिंग मिस्टर भूषण गिल्टी सेट्स मच स्टोर बाय द क्लेम दैट इट इज नॉट सो मच द रेपुटेशन of the individual judges that the court is seeking to protect। इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहा 82 पेज का जो सेंटेंसिंग वर्डिक्ट आया, 82 पेज का सजा सुनाने वाला जो फैसला आया है, कह रहा बिल्कुल उसी तरह से, मच लाइक, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि वो 108 पेज का जजमेंट था जिसमें फाइंड किया गया था मिस्टर भूषण को कसूरवार, गिल्टी, है ना। तो कह रहे 82 पेज का जो वर्डिक्ट है ना, बिल्कुल उसी तरह से सेट करता है मच स्टोर को बाय। ये सेट मच स्टोर बाय मतलब किसी चीज में अपना विश्वास रखना, है ना, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो कह रहा है ये बड़ा अपना विश्वास रखता है, अपना कॉन्फिडेंस जताता है इस दावे के अंदर, इस क्लेम के अंदर। दैट वो ये कि कह रहा है ये नहीं है इतना, सो मच, इतना किस बारे में? रेपुटेशन के बारे में, इंडिविजुअल जजेस की, है ना। रेपुटेशन मतलब इज्जत, एक एक जज की इज्जत के बारे में। कह रहा है ये नहीं बात है इतनी एक एक जज की इज्जत के बारे में जो कि दैट ये कोर्ट कोशिश कर रही है प्रोटेक्ट करने को। कह रहा नहीं बात हो रही है इंडिविजुअल जजेस की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की। कह रहा लेकिन बट द स्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द आइज ऑफ द पब्लिक whose faith and trust are necessary for its sustenance। कह रहे लेकिन बात हो रही है स्टैंडिंग की, इस इंस्टीट्यूशन की। इस इंस्टीट्यूशन की क्या कद काठी है? आइज में, लोगों में, लोगों की आइज में, है ना, पब्लिक की नजरों में। जिसका फेथ और ट्रस्ट, जिसका विश्वास और भरोसा बहुत नेसेसरी है, जरूरी है इसकी सस्टेनेंस के लिए, इसके एग्जिस्टेंस, इसके मौजूदगी के लिए। समझ गए ना। तो इसने अपने 82 पेज की सेंटेंसिंग में इसी तरीके से बताया सुप्रीम कोर्ट ने, हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को डिफेंड कर रहे हैं पब्लिक की आई में, जो कि करना बहुत जरूरी है। अब सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स देखो। पहले सेट मच स्टोर बाय, बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा फ्रेज है, अमेरिकन फ्रेज है, आजकल यूज होने लगा अपने इंडिया में, पहले इसको यूज भी नहीं किया जाता था। सेट मच स्टोर बाय का मतलब है किसी चीज में अपना भरोसा जताना, है ना। टू हैव ग्रेट फेथ, बिलीफ, कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग। जैसे मैं बोलूं आई हैव सेट ग्रेट स्टोर बाय माई स्किल्स एंड हार्डवर्क। मैंने बहुत फेथ जता रखा है, बहुत मुझे भरोसा है, विश्वास है मेरी स्किल्स में और मेरी मेहनत में। कहते हैं ना अपनी मेहनत और अपनी कला में विश्वास रखो, तो मुझे मेरी कला और मेहनत में बड़ा विश्वास है। समझ गए ना। तो ऐसे इस जो है ईडीएम को आप यूज करेंगे।
एक गलती इसमें जनरली लोग करते हैं, बताने के बावजूद भी, आप भी ना करें, ये बाय की जगह इन लगाते हैं, क्योंकि अपने ऐसा ही बोलते हैं ना, मेरा भरोसा इस चीज के अंदर है, तो आप इन लगा के बताओगे उस चीज को, है ना, आई हैव ग्रेट 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 फेथ इन दैट थिंग, पर इन मत लगाना, ये ईडियम बाय लगा के चलती है, आई हैव सेट ग्रेट स्टोर बाय। नया है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ देखने वाला है नहीं। सस्टेनेंस का मतलब होता है नेसेसिटी फॉर एग्जिस्टेंस, हर वो चीज सस्टेनेंस है जो आपको सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना, सस्टेनेंस। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है अपना आज का, इसी सेंटेंस के अंदर मैं आपको बता दूं, एक काम करो, कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे तीनों सेंटेंस में एरर बता दो अगर कहीं दिख रही है तो। चलो अब बताऊं आपको, सिस्टम से समझोगे तो अच्छे समझ में आएंगी, सीधे सीधे बताऊंगा तो याद नहीं रहेंगी। आपने राम से राम का बैग बनाना था, है ना, तो आप लिख दोगे राम से बैग। शाइना से शाइना का बैग बनाना था, तो आप लिख दिया शाइनास बैग, मतलब पजेसिव बनाते हो अपोस्ट्रोफी एस लगा के। नाउन्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बनाते हो, और प्रोनाउंस के साथ आप उनका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हो, है ना, जैसे शी के साथ में हर यूज होता है, तो शी के लिए हम लिखेंगे हर बैग, है ना, ही के लिए लिखेंगे हिज बैग। इस तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव्स चलते हैं। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव कभी कभी आपको ना भी बनाने को मिले, जैसे राम की जगह टेबल हो तो टेबल्स बैग नहीं हो सकता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पजेसिव एडजेक्टिव ना बनाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उसकी जगह पे। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, द बैग ऑफ राम, है ना, द बैग ऑफ राम। तो बैग ऑफ राम और राम्स बैग का मतलब एक ही है। वैसे ही यहाँ पे द बैग ऑफ शाइना, जैसे यहाँ पे इसके लिए भी हम द बैग ऑफ हर्स या द बैग ऑफ हिज, है ना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। पर अगर जब आप हु और हुज के विच के साथ आप ये करने चलते हैं ना, तो देखो कैसा होता है। हु के लिए मैं ऐसा बनाऊंगा ना हुज, और विच के लिए मैं बनाऊंगा ऐसा, देखना ध्यान से, विच, ऐसा ही करूंगा ना मैं, ऐसा ही करना चाहिए ना मुझे। इन प्रोनाउंस के लिए भी तो यही करना पड़ेगा ना, पजेसिव केस बनाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, ये हुज भी नहीं बनता और ये विचेज भी नहीं बनता, ये दोनों प्रोनाउन को आपको ऑफ लगा के ही बनाना पड़ेगा, ऐसे जैसे आपने बैग ऑफ राम लगाया है। तो अगर हु के लिए मुझे पजेसिव केस बनाना हो तो मुझे बनाना पड़ेगा ऑफ हुम, है ना, और विच के लिए अगर पजेसिव केस बनाना हो तो उसमें मुझे बनाना पड़ेगा ऑफ विच, ऑफ विच। ठीक है, इतनी कहानी समझ गए? अगर इतना समझ गए तो अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान देना, ऑफ हुम है ना, ऑफ हुम, और जो हुज लिखा है मैंने यहाँ पे, इस हुज को अब ऐसे लिखते हो एक्चुअल में, ऐसे, समझ गए ना। तो हु का पजेसिव केस ऑफ हुम भी होता है और हुज भी होता है, पर विच जो है ना, विच, इसका पजेसिव केस ऑफ विच ही होता है, इसका कोई भी दूसरा पजेसिव केस नहीं है। तो मतलब ये जो आप देख रहे हो ना अपोस्ट्रोफी एस वाला, वो हुज यहाँ नहीं लगता, यहाँ पे ये वाला हुज लगता है, आप इसको ऑफ हुम मान सकते हो। अब गलती क्या होती है, कभी कभी आपको इंसानों के लिए पजेसिव केस बनाना होता है तो आप हुज लगा जाते हो, पर कभी कभी अब जब आपको जानवरों के लिए या इनएनिमेट चीजों के लिए जिनके लिए विच आता है, आपको पजेसिव केस बनाना होता है, वहां भी हुज लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या, आपको उस हुज में उसको बदल देना है ऑफ विच के अंदर, समझ गए ना। हु इंसानों के लिए, विच जो चीजें इंसान नहीं है, अगर इंसानों का पजेसिव बनाना है तो हुज आ जाएगा, या ऑफ हुम भी आ सकता है, पर अगर जानवरों का पजेसिव बनाना है तो ऑफ विच ही आएगा, ऑफ हुम या ऑफ या हुज आप यूज की जगह यूज जो है नहीं कर सकते। अब देखो, दे हैव सोल्ड द कार हुज कलर इज ब्लैक, उन्होंने बेच दिया उस कार को जिसका कलर ब्लैक है। भाई कार है ना कार, तो कार का कलर हुज कैसे हो सकता है? अगर कोई लड़की होती, कोई लड़का होता, हालांकि बेचने की बात हो रही है तो बात नहीं होगी, अगर कोई ऐसी चीज होती जो इंसान होती तो मैं हुज लगा देता, पर यहाँ तो कार है तो मैं क्या बोलूंगा, द कलर। अब हुज को हटा के कहाँ ले आऊंगा, इसके बाद में लाऊंगा ऑफ विच, ठीक है ना, ऑफ विच। बाद में क्यों आएगा, देखो यहाँ पे राम्स बैग, तो इसमें तो राम्स पहले आता है ना, पर द बैग ऑफ राम में ऑफ राम बैग के बाद में आता है। तो हुज आया था तो कलर के पहले आता, पर वो सही नहीं था, बाद में आएगा ऑफ विच आएगा, तो वो इसके बाद में आएगा कलर के बाद। और इससे पहले एक द भी ऐड कर देना, ये आप मेरे से आर्टिकल वाले चैप्टर में सीखोगे, जब जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो पहले वाले नाउन के आगे द आता है ना, वहां समझाऊंगा आपको मैं। अब देखो ऐसे बना आपका सेंटेंस, दे हैव सोल्ड द कार कलर ऑफ विच द कलर ऑफ विच इज ब्लैक। वैसे दूसरा देखो, द बुक हुज पब्लिकेशन वाज डन बाय दिस पब्लिशर हैज बीन बैन्ड, किताब वो वाली जिसका पब्लिकेशन इस पब्लिशर के द्वारा किया गया था बैन की जा चुकी है। अब हुज किसके लगा है, बुक के लिए लगा है ना। अगर बुक के लिए लगा है तो गलत हो गया ना,
अगर बुक के लिए लगा है तो मुझे इस पब्लिकेशन को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा ऑफ विच। तो अब ऑफ विच को कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा, पर इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा पब्लिकेशन के बाद। द पब्लिकेशन ऑफ विच वॉज डन बाय दिस पब्लिशर। तो इस तरीके से आपको हुज को पहचानना है और उसकी पोजीशन को चेंज करना है। इससे पहले द आ जाएगा, है ना, ये भी हमारा ग्रामर का रूल कहता है एक आर्टिकल्स वाला। तीसरा देखो, द विनर वुड बी द एथलीट हुज परफॉर्मेंस रिमेन्स द बेस्ट। विनर वो एथलीट होगा जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया बनी रहती है। क्या करना है, इसकी जगह ऑफ विच लगाना है ना, ऑफ विच लगाना है ना इसकी जगह। ध्यान रखना, रूल सीख लेते हो, पूरा नहीं सीखते हो। एथलीट के लिए हुज बिल्कुल सही है, एथलीट के लिए ऑफ विच मत लगाया ना। एथलीट का मतलब है एक इंसान के लिए हुज आता है, यहाँ पे ऑफ विच की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ये कर सकते हो जरूर, यहाँ से हटा के ऑफ हुम लगा सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया ना, हुज इज इक्वल टू ऑफ हुम। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है ना, और ये सेंटेंस यहाँ पे हुज लग के भी बन सकता है। समझ गए होगे थे आई थिंक, पूरा क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट। ये आपका आज का क्विज, 3 क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ढूंढना और मुझे एरर को फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में डालना। मेरे आंसर्स कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर भी वहीं पे होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। कह रहा है, इफ द जुडिशरीज मैजेस्टी, dignity and trustworthiness were indeed the values at stake, it would have been far more advisable for the court not to have taken up this matter on its own motion। कह रहा अगर जुडिशरी का, न्यायपालिका का मैजेस्टी गरिमा, डिग्निटी गौरव और ट्रस्टवर्थीनेस मतलब विश्वास भरोसा, कह रहे अगर यही तीनों चीजें इसकी वास्तव में इंडीड थी, वैल्यूज थी जो स्टेक पे थी, है ना, स्टेक मतलब दावे पे। कह रहा अगर यही वो चीजें थी ऐसी जिनकी वैल्यू स्टेक पे थी, तो कह रहा ये होता, इट वुड हैव बीन, ये होता क्या, फार मोर एडवाइजेबल, बहुत ही ज्यादा एडवाइजेबल, है ना। और किसके लिए, कोर्ट के लिए। और क्यों, कि वो नहीं करती टेक अप इस मैटर को अपने खुद के मोशन से, अपने खुद के डायरेक्शन से। कह रहा अगर यही तीनों चीजें दांव पे थी तो पब्लिक आगे आती, ना कि कोर्ट को खुद से प्रशांत भूषण पे अपना खुद का मोशन चलाना पड़ता। समझ गए ना। When the courts act on its own motion, their own motion, इसका मतलब है कोर्ट सुओ मोटू अपना कॉग्निजेंस लेकर के किसी केस को शुरू कर रही है, बिना किसी की PIL लगाए अपने आप ही केस को रजिस्टर कर रही है। अब इसमें देखने वाली चीजों पे आना, अच्छी अच्छी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वैसे तो मैंने करवा दिया कई बार। अब अगली वाली ग्रामर वीडियो प्रोबेबली आपको मिलेगी कल, उसके अंदर आपको कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ये सब अच्छे से आ जाएगा, है ना। मॉडल्स पार्ट 2, तो वहां पे रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1-2 दिन का मिल जाएगी आपको वीडियो, है ना। अच्छा, ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जरूर आएगा। ही केम बाय ऑन कार, ही केम बाय ऑन कार, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि बाय के बाद में ऑन आ गया, ऑन से पहले एक पॉजेसिव आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा ही केम बाय हिज ऑन कार। तो ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले एक पॉजेसिव, एप्रोप्रिएट पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको हमेशा रखना है, या कोर्ट के लिए इट्स लगाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द डिफेंस ऑफ द ट्रूथ टेकन बाय मिस्टर भूषण हैड बीन कैरेक्टराइज्ड एज समथिंग दैट एग्रेवेट्स द कॉन्टेम्प्ट। कह रहा एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस के लिए, जो डिफेंस ऑफ ट्रूथ मिस्टर भूषण ने लिया है, ये डिफेंस ऑफ ट्रूथ एक केस लाने का तरीका होता है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा ब्रीफ में, एक बार इसको पढ़ लो। कह रहे एग्जाम्पल के लिए, भूषण साहब ने जो ये काम किया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, इसका चरित्रण किया गया है, इसको दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया है ऐसी एक चीज की तरह, है समथिंग जो चिढ़ाती है, एग्रेवेट करती है, उकसाती है, कंटेम्प्ट को, कोर्ट की अवमानना को। कह रहे एग्जाम्पल के लिए, इस चीज को जो भूषण ने किया है ना, ये कोर्ट की अवमानना के रूप में दिखाया गया कोर्ट के द्वारा। अब देखो ये होता क्या है, डिफेंस ऑफ द ट्रूथ। वैसे तो ये लीगल टॉपिक है। डिफेंस ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है, आपने किसी को कोई गाली दे दी, अब सामने वाला पर्सन कोर्ट में चला गया, उसने बोला मुझे इसने गाली दी है, मुझे तो इससे हट जाना चाहिए। आपने क्या बोला कोर्ट को, ये आदमी प्रूव करके दिखा दे कि मैंने जो गाली इसको दी है वो ये नहीं है, है ना, तो मेरे को अभी के अभी फांसी पे लटका दो। मैंने इसको कुत्ता बोला है, अगर ये आदमी प्रूव करके दिखा दे ये कुत्ता नहीं है तो मुझे अभी फांसी दे दो तुम, है ना, और मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको ये कुत्ता है, अभी इस केस को बंद करो। समझ गए ना। तो डिफेंस ऑफ ट्रूथ क्या होता है, आप कोर्ट को एक सीधी सी बात बोल देते हो, मैं मेरी बात को यही प्रूव कर दूंगा, अब तुम किस बात का केस मुझ पे चलाते हो। तो कह रहा कोर्ट ने इसका जो
प्रशांत भूषण ने बोला था कि मैं डिफेंस ऑफ ट्रूथ दे रहा हूं, इसको इस बात ने ना कोर्ट में कंटेम्प्ट के चार्ज को और ज्यादा भड़का दिया, कोर्ट और भड़क गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रावेट करने के दो मतलब होते हैं, किसी को चिढ़ाना और मैटर को वर्स बनाना, है ना, दोनों ही मतलब इस वर्ड के होते हैं। चलो आगे बढ़े। कह रहा द रीजनिंग इज राइट, कह रहा ये रीजनिंग बिल्कुल सही है। अब देखो कैसे सही है, आगे बताएगा। कह रहा पास्ट CJIs एंड रिटायर्ड जजेस हुज कंडक्ट एंड ओपिनियंस वर sought to be marshaled in Mr. Bhushan's defense could not have been embroiled in the current proceedings। कह रहे पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जजेस जिनके कंडक्ट, व्यवहार और ओपिनियन सलाह को मांगा गया है मार्शल करने के लिए, यूज में लेने के लिए मिस्टर भूषण के डिफेंस में, मिस्टर भूषण की हिफाजत में, कह रहा है जिस चीज को, इनकी सलाह को जिनको मांगा गया है, कह रहा है इनको कुड नॉट हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड, इनको एम्ब्रॉयल नहीं किया जा सकता था। हो सकता था कि आप इनको एम्ब्रॉयल ना करते, एम्ब्रॉयल करना मतलब मामले के बीच में घसीटना, हो सकता है इनको आप एम्ब्रॉयल ना करते करंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, है ना। तो पास जजेस को आपने बुलाया भूषण ने, है ना, और बोला कि आप ही बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। इसने मार्शल किया, इनकी ओपिनियन को मेक रेडी फॉर एक्शन किया, इस्तेमाल में लेने के लिए तैयार किया अपने डिफेंस में। कह रहा हो सकता है कि इस काम को ना भी किया जाता, इन जजेस को इस पचड़े के अंदर ना भी घसीटा जा सकता था। कह रहा हाउएवर, हालांकि दिस वाज फेयरली ऑब्वियस व्हेन द कोर्ट इश्यूड नोटिस टू हिम। कह रहा हालांकि ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस थी, हालांकि ये काम तो होना ही था जब कोर्ट ने इश्यू कर दिया नोटिस इस आदमी को। कह रहा कोर्ट ने, क्योंकि एक नोटिस इश्यू किया था ना कोर्ट ने भूषण को, तो ये काम जो ना भी होता ना, इसको करना जरूरी पड़ गया था भूषण को, इन जजेस को बुलाना जरूरी पड़ गया था। अब आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है श्योरली समवन कैन नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट without giving him a chance, an opportunity to explain his view that the CJIs of the last 6 years had contributed to the destruction of democracy। कह रहा वास्तव में ही, श्योरली पक्का ही, someone cannot be found guilty, किसी को गिल्टी फाउंड नहीं किया जा सकता, किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता कंटेम्प्ट का, अवमानना का, बिना दिए उसको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सप्लेन करे अपने नज़रिए को। और वो नज़रिया किस चीज़ का, कि जो CJI हैं लास्ट 6 सालों के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डिस्ट्रक्शन में, गिराने में, डहाने में डेमोक्रेसी को, पूरे गणतंत्र को। तो इसने, भूषण ने यही बोला था, पिछले 6 सालों के CJI जो 4 आए हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी का भट्ठा गोल कर दिया है। तो कह रहा है वास्तव में किसी को कसूरवार आप तब तक नहीं ठहरा सकते हो जब तक आप उसको मौका ना दो। आपने बोला तो बोला कैसे, समझ गए सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है ना। देखने वाला इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। समवन की वर्ब है कैन नॉट बी, CJI की वर्ब है हैड कंट्रीब्यूटेड टू। कंट्रीब्यूट के बाद में टू नाम का प्रपोजिशन फिक्स करें, इन नाम की प्रपोजिशन को इसके बाद अवॉइड करें, टू ही लगाया करें, है ना। चलो कह रहा दिस प्रोसीडिंग वाज फेटेड टू शाइन अ लाइट ऑन द कोर्ट्स कंडक्ट रादर देन ऑन द एक्शंस ऑफ द कंटेम्नर। कह रहा ये जो प्रोसीडिंग्स है, ये जो पूरी कार्रवाई है, ये फेटेड थी, इसका एक ही भविष्य था। फेट मतलब आपका नसीब। कह रहा है इस प्रोसीडिंग्स का एक ही फेट था, एक ही नसीब था कि ये शाइन करेगी, चमकाएगी एक रोशनी को इस कोर्ट के कंडक्ट पे, इस कोर्ट के व्यवहार पे, बजाय रादर देन एक्शंस पे, और किसके, कंटेम्नर के, जिसने कंटेम्प्ट किया कोर्ट का, जिसने अवमानना किया। तो कह रहा है ये प्रोसीडिंग्स कुछ इस तरह की बन गई थी कि इससे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के एक्शंस पे ही लाइट गई है सबकी, है ना, सबकी नजर गई है, ना कि इस कंटेम्नर के, इस प्रशांत भूषण नाम के आदमी के एक्शंस पे। तो सारा का सारा जो नुकसान खामियाजा है कोर्ट को ही झेलना पड़ेगा इस पूरे केस के अंदर। फेट वर्ड को नोट करें, फेट का मतलब होता है आपका नसीब। कह रहा है इन द अल्टीमेट एनालिसिस it is not a verdict that purges Mr. भूषण of any contempt। अब ये बहुत अच्छी बात कही है। कह रहा अगर आखिरी एनालिसिस आप करो, इन द अल्टीमेट एनालिसिस, तो ये कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं है जो कि पर्ज करता है, बरी करता है मिस्टर भूषण को किसी भी कंटेम्प्ट के चार्ज से, किसी भी अवमानना के आरोप से। तो कह रहा है इस वर्डिक्ट में 1 रुपए के फाइन में भूषण साहब को बरी कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं किया गया। पर्ज वर्ब को नोट करें, किसी को बरी करना, क्लियर समवन ऑफ ऑल चार्जेस। इसके लिए अपने पास 2 अच्छे और वर्ड्स है ना,
एक्सोनरेट और एब्जॉल्व। एब्जॉल्व के बाद में ऑफ और फ्रॉम दोनों आता है, हम प्रेफर करते हैं ऑफ को। फ्रॉम भी आप लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट एक्सोनरेट के बाद में हमेशा और हमेशा फ्रॉम आता है। एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है, अभी याद आ गया तो लिख देता हूं। विंडिकेट, इसका मतलब भी होता है किसी को बिना किसी शर्त के जो बरी कर देते हो, आपके तेरे पे कोई चार्ज नहीं है, कोई शर्त नहीं है, अपने घर जा, हमसे हो गई गलती। ठीक है ना, तीनों वर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कह रहा रादर it comes across as an unfair but inevitable punishment for his refusal to apologize or express regret for his opinions on the conduct of the judiciary in recent time। कह रहा बजाय इसके rather ये कम अक्रॉस होता है, ये जो ऊपर वाली प्रोसीडिंग है, जो वर्डिक्ट है, ये जो फैसला है, ये निकल करके आता है, टर्न आउट होता है एक अनफेयर लेकिन इनएविटेबल पनिशमेंट के तौर पे, एक ऐसी सजा के तौर पे जो जिसको टाला नहीं जा सकता था और जो बहुत ही अनफेयर है, जो बहुत ही गलत है। और किस काम के लिए? उसके रिफ्यूजल के लिए कि वो अपोलोजाइज नहीं किया, उसने मना कर दिया उसने अपोलोजाइज करने से और दिखाने से अपने रिग्रेट को, अपने पश्चाताप को। और किस काम के लिए? उसकी ओपिनियंस के लिए, व्यवहार पे, कंडक्ट पे, जुडिशरी के आजकल के वक्त में। तो कह रहा ये तो होना ही था, लेकिन ये वर्डिक्ट ऐसे निकल के आया है कि ये एक ना जिसको ना टाला जा सके पर बहुत ही खराब वर्डिक्ट है ना, खराब और ना टाला जा सकने वाला वर्डिक्ट है। ऐसी पनिशमेंट जो मिली है इस प्रशांत भूषण को सजा की माफ़ी ना मांगने को, अपोलोजाइज ना करने को, और ना ही खेद जताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपने रिग्रेट को, उनकी उन ओपिनियंस पे जिसमें जुडिशरी बेस ने सवाल उठाए हैं आजकल के जुडिशरी के ऊपर। आई थिंक समझ गए होंगे। कम अक्रोस का मतलब होता है टर्न आउट, निकल करके आना, कम अक्रोस होना। इनएविटेबल मतलब जिसको टाल ना सके, इनएस्केबल, इमिनेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि नए नए इसमें वर्ड्स आए हैं। आई होप सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। साथ में अभी आपका कैंपेन तो पूरा हो गया है ना, अब पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली पढ़ रहे हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सीटें लिमिटेड हैं। अगर आप उन लोगों को चैलेंज नहीं करोगे तो फिर आप, ये तो सब इनएविटेबल है ना, आपको सक्सेस चाहिए तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को। पढ़ाई अपनी जारी रखें, ये सब साइड में रखें, है ना, कैंपेन्स वैम्पेन्स, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें, फोकस उस पर आपको जरूर रखना है। चलिए मुलाकात लूँगा फिर से कल के एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट।